अस्सलाम एवरीवन, दिस इज गाइडिंग चैप्टर नंबर 66 और इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ा रिगार्डिंग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। देखो पहले हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस पढ़ी, फिर हमने डाइजेशन पढ़ी, हम फाइनली आ गए हैं एब्जॉर्प्शन पे कि एब्जॉर्प्शन किस तरह होगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो जी अब सबसे पहले वाटर का हम देख लेते हैं और सिक्रीशंस का देख लेते हैं। तो इंजेस्टेड फ्लूइड जो होता है, जो हम हर रोज़ बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, दैट इज़ अराउंड 1.5 लीटर्स। अब इंजेस्टेड फ्लूइड्स में सबसे ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी होती है, मगर इसके अलावा कोई भी फ्लूइड हो तो हम वो सारा इसके अंदर काउंट करें तो इट्स अराउंड 1.5 लीटर्स ऑन एन एवरेज। ठीक है, उसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस जो होती हैं वो बनती हैं अराउंड 7 लीटर्स। तो ये दोनों मिलके बना देते हैं 1.5 लीटर्स एंड 7 लीटर्स, इट इज़ अराउंड 8.5 लीटर्स। ठीक है, तो ये 8.5 लीटर्स की सिक्रीशंस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में आती हैं। 1.5 लीटर इंजेस्टेड है और 7 लीटर जो जीआई ट्रैक ही सिक्रीट करता है इनटू इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के अंदर या पूरे जीआई ट्रैक में, तो ये 8.5 लीटर्स टोटल आ जाता है उसके अंदर। यानी कि अब इस हमने ये टोटल ऑफ 8.5 लीटर्स एब्जॉर्ब करना है इनटू जीआई ट्रैक, इंजेस्ट किया हुआ भी और उसकी अपनी सिक्रीशन भी। तो जो 8.5 लीटर्स है अभी एब्जॉर्ब कहाँ से होगा? इस 8.5 लीटर्स में से 7 लीटर्स जो है वो एब्जॉर्ब होगा थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन और 1.5 लीटर्स जो है वो एब्जॉर्ब होगा थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन। तो 7 और 1.5 ये फिर 8, टोटल 8.5 लीटर्स एब्जॉर्ब हो गया इस तरह। अब आप कहेंगे कि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन हो रही है तो क्या स्टोमक से कोई एब्जॉर्प्शन होगी? तो स्टोमक से कोई खास एब्जॉर्प्शन नहीं होती। क्यों? इसकी बहुत पुअर एब्जॉर्प्शन। द रीजन बिहाइंड इज कि इसमें टाइट जंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो टाइट जंक्शंस होते हैं वो एब्जॉर्प्शन होने ही नहीं देते। अब क्या कोई भी चीज़ वहाँ से स्टोमक से एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, या फिर भी कोई इक्का दुक्का चीज़ें हो सकती हैं एब्जॉर्ब? तो स्टोमक से अगर कोई हाईली लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होगा तो वो स्टोमक से एब्जॉर्ब हो भी सकता है। तो हाईली लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस एग्जांपल्स क्या है? अल्कोहल एंड एस्पिरिन। तो अल्कोहल और एस्पिरिन है वो स्टोमक से ही एब्जॉर्ब होने की एबिलिटी रखते हैं। तभी तो आप अगर एस्पिरिन लें तो एस्पिरिन का इफेक्ट फॉरन हो जाता है, क्योंकि वो स्टोमक से ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। ठीक, तो ये तो हो गया कि फ्लूइड्स कितने आए हमारे जीआई ट्रैक में से और वो एब्जॉर्ब एग्जैक्टली कहाँ कहाँ से होंगे। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जब एब्जॉर्प्शन होनी है तो एब्जॉर्प्शन के लिए जीआई ट्रैक का सरफेस एरिया, स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होने की जरूरत है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया ज़्यादा किस तरह होता है? नंबर 1 पे हमारे पास होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये स्पेसिफिकली ये जो बड़ा सा फोल्ड आपको नज़र आ रहा है और ये जो पूरा फोल्ड नज़र आ रहा है, इसे कलेक्टिवली हम कहते हैं फोल्ड्स ऑफ कैरक्टरिंग, फोल्ड्स ऑफ कैरक्टरिंग या वैल्वुलाई कॉन्वेंटीज। फोल्ड्स ऑफ कैरक्टरिंग भी कहते हैं और वैल्वुलाई कॉन्वेंटीज भी कहते हैं। तो ये जो फोल्ड्स हैं, फोल्ड्स ऑफ कैरक्टरिंग या वैल्वुलाई कॉन्वेंटीज हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अराउंड 3 टाइम्स। तो 3 गुना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आप देखें तो इनके ऊपर ही ये छोटे छोटे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये एक फिंगर लाइक, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये एक प्रोजेक्शन, तो ये विलाई है। और ये विलाई को अगर हम इस एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को देखें, इस एक छोटी सी को, तो ये पूरी इस तरह होती है। तो यानी कि इस फोल्ड्स ऑफ कैरक्टरिंग के ऊपर, वैल्वुलाई कॉन्वेंट्स के ऊपर ढेर सारी विलाई हैं, छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो ये एक विलाई का स्ट्रक्चर पूरा आप देख लें। ठीक है, तो फोल्ड्स ऑफ कैरक्टरिंग 3 फोल्ड सरफेस एरिया इंक्रीज करते थे, जबकि विलाई 10 टाइम्स सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। वो ये 3 टाइम्स इंक्रीज करता है, फिर विलाई आगे फर्दर 10 टाइम्स सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, एंड देन अब विलाई के बाद हमारे पास तीसरी इससे भी ज़बरदस्त चीज़ है, और वो ये है कि इस विलाई के ऊपर हर एक जगह पे छोटे ब्रश बॉर्डर्स होते हैं। अगर हम एक विलाई, ये देखें, अगर अब ये पूरी विलाई है तो इसके ऊपर ये सेल्स बने हुए हैं। अगर इसमें जूम इन करूँ तो आपको सेल्स नजर आएंगे, छोटे सेल्स नजर आएंगे। हर सेल की सरफेस के ऊपर बहुत छोटे माइक्रो विलाई होते हैं, जो कि हमें इस डायग्राम में नजर नहीं आ रहे। हम इसके लिए इसके साथ वाली डायग्राम देते हैं, बिल्कुल इस तरह। अब ये एक विलाई है, ये पूरा एक विलाई है। विलाई के ऊपर अगर आप ये देखें तो ये माइक्रो विलाई हैं, छोटे माइक्रो विलाई, ये 1 2 3 4 5 6, ये कोई यहाँ से यहाँ तक की कोई अराउंड कोई 30-40 माइक्रो विलाई होंगे। तो ये बहुत छोटे माइक्रो विलाई होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो विलाई फर्दर इंक्रीज कर देते हैं 20 टाइम्स सरफेस एरिया को। 3 चीजें हो गई, ये हो गए फोल्ड्स,
ये देखो ये हो गए फोल्ड्स के ऊपर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है विलाई, और इन विलाई की सरफेस पे छोटा छोटा माइक्रो विलाई है। ये करेगा फोल्ड्स ऑफ करेक्टिंग 3 टाइम्स, विलाई करेगा 10 टाइम्स और माइक्रो विलाई करेगा 20 टाइम्स। तो ये सारे कोलेक्टिवली अगर हम इन्हें करें तो कोलेक्टिवली अराउंड 1000 टाइम्स सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। और सरफेस एरिया हमें इंक्रीज करने की क्यों जरूरत है इनसाइड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की? इंक्रीज करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमने एब्जॉर्प्शन करनी है, और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। ठीक है, अब अगर हम ये देखें जो 1000 गुना सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है, तो ये टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? तो ये बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया बन जाता है। इट हैज़, अगर हम इनर लेयर ऑफ ये ट्रैक लें तो उसका टोटल सरफेस एरिया है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्पेशली पूरी जी ट्रैक नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन का है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये 250 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना बनता है? 250 सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर एक टेनिस कोर्ट का एरिया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो थे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। अब अगर हम देखें नॉर्मल एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आगे ब्रैकेट में इसकी मैक्सिमम लिमिट लिखी हुई है। ठीक है, कि जी कार्बोहाइड्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन में नॉर्मली कितने एब्जॉर्ब होंगे? तो कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली तकरीबन एक दिन में तकरीबन 100 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब अगर एक दिन में 100 ग्राम्स नॉर्मली होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? पहले नॉर्मल वैल्यू लिखी हुई है और आगे ब्रैकेट में हर एक की मैक्सिमम वैल्यू हुई कि मैक्सिमम एबिलिटी कितनी। तो कार्ब्स जो हैं वो एक दिन में तकरीबन 100 ग्राम्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, मगर मैक्सिमली कितने हो सकते हैं? मैक्सिमली सेवरल केजीज एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इतनी ज़्यादा एबिलिटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन कार्ब्स को एब्जॉर्ब करने की। फैट्स को अगर हम देखें तो फैट की भी 100 ग्राम है। ठीक है, और इसका फैट की मैक्सिमम एबिलिटी कितनी है? दैट इज अराउंड 0.5 केजीज, यानी कि 500 ग्राम्स। नॉर्मली 100 ग्राम एब्जॉर्ब होता है फैट, मैक्सिमली 0.5 केजीज यानी कि 500 ग्राम्स होता है। अमाइनो एसिड्स का अगर हम देखें तो अमाइनो एसिड्स 50 to 100 ग्राम्स, ये भी ऑलमोस्ट उतना ही है, थोड़ा सा कम है फैट से। और मैक्सिमम एबिलिटी कितनी है अमाइनो एसिड की एब्जॉर्ब होने की? 0.5 to 0.7 केजीज, यानी कि 500 ग्राम्स टू 700 ग्राम्स। अच्छा, आयंस पे आते हैं तो आयंस की जी 50 to 100 ग्राम्स तक आयन नॉर्मली एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, वाटर पे अगर हम आ जाएं तो एक दिन में 7 to 8 लीटर, जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। ठीक है, कि अराउंड 8.5 लीटर्स होता है, तो 7 to 8 लीटर्स वाटर नॉर्मली एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, मगर मैक्सिमम एबिलिटी कितनी है? मैक्सिमम एबिलिटी होती है जनाब इंटेस्टाइन को 20 लीटर्स तक एब्जॉर्ब करने की एक दिन में। ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, ये जो अभी हम बता रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन की है सिर्फ। तो आपको पता है कि वाटर तो लार्ज इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन कैन एब्जॉर्ब स्टिल एडिशनल वाटर अदर देन दिस 7 to 8 लीटर्स इन 20 लीटर। लार्ज इंटेस्टाइन में इतनी एबिलिटी होती है। तो जी कार्ब्स कितने? सेवरल 100 ग्राम्स, फैट 100 ग्राम, अमाइनो एसिड 50 to 100 ग्राम, आयंस 50 to 100 ग्राम। अच्छा, अमाइनो एसिड्स और आयंस की एक जितनी वैल्यू है, फैट की से थोड़ी ज़्यादा है और कार्ब्स की उससे ज़्यादा है। ठीक है, और वाटर है जी 7 to 8 लीटर्स, जैसे पिछली स्लाइड में पढ़ा था। मैक्सिमम एबिलिटी है 20 लीटर्स की, और इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में भी अभी कैपेसिटी है टू एब्जॉर्ब एडिशनल वाटर एंड आयंस। अच्छा, एब्जॉर्प्शन और वाटर का तो यार सिंपल सा प्रिंसिपल है। अगर तो काइम जो है वो डाइल्यूट है तो फिर तो वाटर आराम से एब्जॉर्ब होके इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर चला जाएगा ऑस्मोसिस से। और अगर जो इंटेस्टाइन के जो ल्यूमन में जो है काइम पड़ी है वो हाइपर ऑस्मोटिक है, वो अगर हाइपर ऑस्मोटिक होगी तो वाटर फिर इंटेस्टाइन से ब्लड की तरफ मूव नहीं करेगा, बल्कि वाटर ब्लड से निकल के इंटेस्टाइन की तरफ आ जाएगा। यानी कि जिस तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उस तरफ वाटर मूव कर जाएगा। अगर काइम डाइल्यूट है तो इसका मतलब है काइम के पास ढेर सारा वाटर है, वो आप ब्लड में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और अगर ये काइम हाइपरऑस्मोटिक है तो फिर ये वाटर को खींच लेगा फ्रॉम ब्लड इनटू द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन।